नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना किसी टेक्निक के अलाइनमेंट में कैसे आया जाता है। और इसमें ना ही मैं मेडिटेशन की बात करूंगा, ना ही मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करूंगा, किसी भी टेक्निक की बात नहीं करूंगा, लेकिन स्टिल आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना किसी टेक्निक के अलाइनमेंट में आ सकते हो, क्योंकि अलाइनमेंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी मैनिफेस्टेशन में। और अलाइनमेंट आपकी नेचुरल होती है। अब इसको मैं एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊं तो अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस को आप दिन और रात के रूप में देख सकते हो। दिन हो गया अलाइनमेंट और रात हो गई आपकी रेजिस्टेंस या फिर कॉन्ट्रास्ट। अब अगर आप देखो तो पृथ्वी दूसरे प्लैनेट्स के साथ सन के अराउंड चक्कर लगाती है। धरती का जो भी हिस्सा सूरज की तरफ होता है उस जगह पर दिन होता है और दूसरी जगह पर रात होती है। अब धरती तो नेचुरली घूमती है, तो धरती पर दिन भी होता है और रात भी होती है, और ये दोनों ही हमारी धरती के लिए ज़रूरी है। उसी तरह से हमारी लाइफ में अलाइनमेंट भी होती है, रेजिस्टेंस भी होता है। अगर आप अलाइनमेंट पर काम नहीं भी करते हो फिर भी आपकी अलाइनमेंट होती है और रेजिस्टेंस भी होता है। बस जब हमें पता नहीं होता है अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस के बारे में, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है लाइफ में, अलाइनमेंट कम होती है, जिसकी वजह से अपोजिट मैनिफेस्टेशंस होती हैं। और जो आपको नहीं चाहिए होता है वो आपको मिलता है। लाइफ एकदम डल हो जाती है। जैसे आपको पता है कि जब रात होती है तो रात के बाद दिन भी आता है, और दिन जब होता है तो दिन के बाद रात भी होती ही है। और इस चीज़ को हम हर रोज़ देखते हैं तो हमें पता होता है कि रात भी होती है और दिन भी होता है। लेकिन जब लाइफ में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं हमारा ये माइंड इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि इस रात के बाद दिन आने वाला है। और उस वक्त हमें लगने लगता है कि हमारी ही किस्मत खराब है, हमारी ही ज़िंदगी में अंधेरा लिखा है। जबकि अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस के बिना अलाइनमेंट हो नहीं सकती। क्योंकि जब हमारी वाइब्रेशन स्लो होती है और हम बहुत ज़्यादा बुरा फील करने लगते हैं तो हमारी डिज़ायर होती है कि हम अच्छा फील करें। जैसे जब आप मनी के लिए स्ट्रगल करते हो लाइफ में, तब आपकी डिज़ायर होती है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हो। या जब तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है तभी हम हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करते हैं। नहीं तो हमारा ध्यान भी इस चीज़ पर नहीं जाता कि हमारी हेल्थ कैसी है। इसी तरह से जब लाइफ में रेजिस्टेंस आता है तो बहुत से लोग इस रेजिस्टेंस को देखकर डर जाते हैं कि मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों हैं। अब ये प्रॉब्लम्स या कॉन्ट्रास्ट आप कहो तो ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में ये कॉन्ट्रास्ट ही नहीं होगा, रेजिस्टेंस ही नहीं होगा, तो आपकी नई डिज़ायर्स भी कभी नहीं आएंगी। लेकिन प्रॉब्लम बस इस बात की हो जाती है क्योंकि हमें लगता है कि हमारी लाइफ में बस रेजिस्टेंस ही है, अलाइनमेंट में हम कभी आ नहीं सकते। या हमारी लाइफ में बस अंधेरा ही है, हमारी लाइफ में कभी सुबह नहीं हो सकती। अगर आप अपनी लाइफ में इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि आपकी लाइफ में अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस दोनों ही लाइफ टाइम चलेंगी, तो आप अपनी रेजिस्टेंस और कॉन्ट्रास्ट से भी प्यार करोगे और आसानी से उसमें से निकल भी पाओगे, और जो भी आपकी नई डिज़ायर बनी होगी उसको आप मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। अगर आप वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों को देखो तो उन्हीं की लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। अगर आप देखो कि वर्ल्ड में जो सबसे रिचेस्ट लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा अमीर है, कभी उन्हीं की लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी पैसे को लेकर। और आप जब ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि फ्यूचर में आप उतने ही अलाइनमेंट में होंगे। आज आपको आपकी लाइफ में जिस भी चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी लगती है, वही चीज़ आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा होगी। अगर आपकी लाइफ में अभी पैसे की कमी है तो आने वाले टाइम में आपके पास सबसे ज़्यादा पैसे ही होंगे। बस आपको ये एक्सेप्ट करना है कि रेजिस्टेंस आती है तो एक डिज़ायर देकर जाती है, और उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट आप करते हो अलाइनमेंट में आकर। और जब आप इस बात को बिलीव करते हो कि अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस दोनों साथ साथ चलती है, बस आपको फोकस ज़्यादा अलाइनमेंट पर रखना होता है। जैसे जब रात होती है तो हम कुछ नहीं करते, बस सोते हैं। सोने का मतलब होता है रिलैक्स करना, अपनी बॉडी को भी अपने माइंड को भी। उसी तरह से जब रेजिस्टेंस आती है लाइफ में तो आपको रिलैक्स करना है, माइंड से भी और बॉडी से भी। और जितनी अच्छी आपकी रात की नींद होगी उतना ही अच्छा आपका दिन होगा। और जितना ही आप रेजिस्टेंस को इंजॉय करने की कोशिश करोगे, या इंजॉय अगर आप उस चीज़ को नहीं भी कर सकते तो अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे कि ये आपको आपकी लाइफ में कुछ बेटर ही देने आया है, तो आप इजीली उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर पाओगे जो आप चाहते हो। और फिलहाल मेरी लाइफ में जो रेजिस्टेंस आया था उसको मैंने बिना टेक्निक के ही ठीक किया था। यानी मुझसे खुद से भी कोई टेक्निक नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस कॉन्ट्रास्ट में से निकला। उसको मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बताता हूँ। जब मैंने सब्लिमिनल बनाना शुरू किया था तो नवंबर महीने में मैंने इसे शुरू किया था पिछले साल 2022 में। तो जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त मुझे 10-12 ऑर्डर इमीडिएटली मिल चुके थे। लेकिन फिर उसके बाद कभी एक दिन में एक ऑर्डर आता था तो कभी 2-3 दिन में एक ऑर्डर आते थे। और उसी वक्त मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिखना सीखा था। तो जब मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता था तो मुझे ऑर्डर्स आते थे, और जब मैं नहीं लिखता था तो नहीं आते थे। और मैं मनी के लिए लिखता था और उस वक्त तक मेरी मनी की वाइब्रेशन उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन मैं ये समझ चुका था कि मेरी रेजिस्टेंस ही मुझे इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही
कि मेरे पास ऑर्डर्स आएँ। क्योंकि ऑर्डर्स भी कम होते थे, तो जब मैं ऑर्डर्स लेता था और उसके बाद जब मेरे पास पैसे आते थे, तो वो ख़त्म भी हो जाते थे। उसका अलग रेज़िस्टेंस आता था मुझे। फिर उसके बाद मैं पॉज़िटिव एस्पेक्ट लिखता था और अपने माइंड को शिफ्ट करता था। और कभी-कभी ऐसा होता था कि ऑर्डर्स बिल्कुल भी नहीं होते थे 1-1 हफ़्ते तक। तो जब नहीं होते थे, तो उस लैग को देखकर मेरे माइंड ने नेचुरली ये डिज़ायर की कि एक दिन मेरे पास इतने सारे सब्लिमिनल के ऑर्डर्स होंगे कि कंटिन्यूअसली मेरे फ़ोन पर मैसेजेस आ रहे होंगे, ईमेल्स आ रहे होंगे, लेकिन मैं ऑर्डर्स भी नहीं ले पाऊँगा, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे। अगर आप इस डिज़ायर को मेरी लाइफ़ में देखो, तो ये नेचुरली आई। मैंने खुद से ये डिज़ायर नहीं की। ये डिज़ायर मुझे नेचुरली मेरी रेज़िस्टेंस ने दे दी। जब मेरे पास ऑर्डर्स नहीं होते थे ज़्यादा या बहुत कम ऑर्डर्स होते थे, तो जिस तरह हमारे माइंड की आदत होती है खुद से बात करने की, उसी तरह से मेरा माइंड मुझसे कहता था कि आज तुम्हारे पास ऑर्डर्स नहीं है, ये तुम्हारी करंट रियलिटी है। पर फ्यूचर में तुम्हारे पास इतने ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे कि तुम मैसेजेस तक नहीं देख पाओगे। और फिर धीरे-धीरे मैं अपनी वाइब्रेशन पर काम करने लगा, अपनी अलाइनमेंट पर काम करने लगा और धीरे-धीरे करके मैं मनी के साथ वाइब्रेशनली अलाइन होने लगा। तो थोड़े-थोड़े ऑर्डर्स भी मुझे ज़्यादा आने लगे, हर दिन 1-1 ऑर्डर आने लगे, हर दिन 2 ऑर्डर्स आने लगे। और क्योंकि हमारा माइंड नेचुरली एक टाइम लिमिट को सेट करता है कि इतने टाइम में मेरे पास ये चीज़ होगी। लेकिन क्योंकि जैसा मैं अब्राहम को फ़ॉलो करता हूँ, तो अब्राहम हमेशा कहती है कि आपको कभी भी टाइम लिमिट नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आप टाइम लिमिट लगाओगे तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन को खुद अपने हाथों से डिले करोगे। इससे बेहतर है मस्त अपनी लाइफ को एंजॉय करो और देखो तुम्हारी लाइफ में धीरे-धीरे कैसे चेंजेस होते हैं। और वो तुम्हें धीरे नहीं लगेंगे, वो तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होंगे। और फिर जब नॉर्मल मुझे ऑर्डर्स आने लगे, तो उसके बाद ये रेजिस्टेंस कम होने लगी मेरी लाइफ से कि मेरे पास ऑर्डर्स नहीं है। तो उस चीज़ की वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में मैं आ गया, क्योंकि पहले माइंड कंप्लेन करता था मेरा कि मेरे पास ऑर्डर्स नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे ऑर्डर्स आने लगे तो माइंड ने कंप्लेन करना छोड़ दिया और कंप्लेन करना छोड़ा तो मैंने अलाइनमेंट अचीव कर ली। अलाइनमेंट अचीव की तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लगी और उसके बाद मेरे पास सक्सेस स्टोरीज़ सब्लिमिनल की इतनी ज़्यादा आने लगी कि मैं उसे एक के बाद एक शेयर करता गया और करता भी गया और ऑर्डर्स भी मुझे काफ़ी ज़्यादा आते गए और उसके बाद मैं उन ऑर्डर्स को कंप्लीट भी करके उनको दे देता था। फिर उनकी भी सक्सेस स्टोरी आती थी, फिर मैं उनको भी शेयर करता था और फिर अचानक से मेरे सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा बढ़े, मतलब 2000 के अराउंड मेरे सब्सक्राइबर्स थे और मैंने एक्सपेक्ट किए थे 3000 होने हैं। वो 3000 तो हुए ही, 3000 से सीधा 7-8,000 तक आ गए और वीडियोज़ में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ जाने लगे। और उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम और जीमेल मैसेजेस से और मेल से पूरी तरह से भर गया। फिर मेरी ये मैनिफेस्टेशन होने लगी, जो कि मैंने खुद नहीं चाही थी, लेकिन ये नेचुरली होने लगी। मैसेजेस इतने ज़्यादा होने लगे कि मैं रिप्लाई ही नहीं कर पा रहा था, ना ही देख पा रहा था। क्योंकि मैं सब्लिमिनल भी हर किसी के लिए अलग-अलग बनाता हूँ, प्री रिकॉर्डेड नहीं रखता। तो हर पर्सन के लिए मुझे डिफरेंट टाइम लगता है सब्लिमिनल बनाने के लिए। और मैं ऑर्डर्स भी उतने ही हाथ में लेता हूँ, जिनकी पेमेंट मैं ले सकूँ और उनको पेमेंट करने के बाद मैं उनको सब्लिमिनल दे सकूँ। तो मैं अपनी नेचुरल स्पीड में तो काम कर ही रहा था, जितने मैं सब्लिमिनल बना लेता हूँ, उतने मैं सब्लिमिनल बना ही रहा था। लेकिन इतने मैसेजेस देखकर मेरा माइंड परेशान होने लग गया। जब मैं उनको मैसेज के रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो इस चीज़ का बुरा मुझे बहुत ज़्यादा लगने लगा। फिर उसके बाद मैंने एक साथ 30 सब्लिमिनल के ऑर्डर्स ले लिए और सारे के सारे एक दिन में बनाए। और उसके बाद मैं इतना खुश हो गया कि मैंने सभी के मैसेजेस के रिप्लाई कर दिए, जिनसे-जिनसे बात नहीं की थी उनको भी मैसेज कर दिए। ऑर्डर्स और लेने थे, उनको भी मैंने मैसेज कर दिया। लेकिन उसके बाद देखा मेरे पास और ज़्यादा सब्लिमिनल की रिक्वेस्ट आ गई और इतनी आई कि मुझे ही फ़ीवर हो गया। क्योंकि एक साथ 30 सब्लिमिनल कंप्लीट करने के बाद और जब इतने सारे सब्लिमिनल की रिक्वेस्ट मैंने देखी, तो माइंड कहीं न कहीं डर गया। मुझे उस वक़्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? कि अगर मैं मैसेजेस के रिप्लाई करता भी हूँ, तो मैं सब्लिमिनल नहीं बना पाऊँगा और सब्लिमिनल बनाऊँगा, तो मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। तो फिर इस बीच मैंने अपना जिम भी छोड़ दिया और उसके बाद तबीयत और ख़राब हो गई। और पहले तो मैं नॉर्मली हर एक दिन में 10 से 20 लोगों से मैं नॉर्मली बात कर लेता था ईज़िली। अब तबीयत बिगड़ने के बाद किसी से बात नहीं कर पा रहा था और उसके बाद थोड़ा गजनी भी बन गया था कि मतलब सब्लिमिनल मैंने बना के रखे हुए थे लेकिन सेंड नहीं किए थे। किसी-किसी को सेंड किए, किसी-किसी को सेंड करना ही भूल गया। फिर बाद में जब उनके मैसेजेस आए, तो मैसेजेस मैं देख नहीं रहा था और बड़ी मुश्किल से उनके मैसेजेस देखे, तो फिर उसके बाद उनको मैंने अब उनके सब्लिमिनल भेजे। और जिस दिन मैंने सब्लिमिनल बनाए थे 30 लगातार, उस दिन मैं 9 बजे सुबह बैठा था और रात को मतलब 6-7 बजे मैं उठा था, सभी सब्लिमिनल बनाकर। वो बना मैंने 1 दिन में लिए, लेकिन मुझे उसे सेंड करने में पूरे हफ्ते लग गए। फिर जब तबीयत खराब हुई, तो उस वक़्त मैं रेस्ट के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। तो फिर मैं रेस्ट करने लगा, थोड़ा बॉडी को रेस्ट दिया, माइंड को रेस्ट दिया और उसके बाद फिर मुझे पुरी जाना था घूमने और उसकी टिकट्स कन्फर्म थी ऑलरेडी।
तो तब तक मैं काफ़ी ठीक हो चुका था और उसके बाद जब मैं गया, तो उस वक़्त एक वीडियो शेड्यूल करके गया था जो इससे पहले वाली थी मेरी सक्सेस स्टोरी वाली, और उसके बाद मुझे एक और शेड्यूल करनी थी, यानी 2 वीडियो और शेड्यूल करनी थी कि डेट मिस ना हो, एक-एक दिन गैप करके मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उस तरह से वीडियो आती रहे। लेकिन रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा था कि कहीं न कहीं यूनिवर्स ने मुझे अलाउ ही नहीं किया उस चीज़ को करने के लिए। ऐसा लग रहा था यूनिवर्स कह रहा कि नहीं, अब तुम ब्रेक लो 3 दिन का और उसके बाद अपने काम पर लौटो। और जब मैं वीडियो बनाने लगा, उस वीडियो को जब मैंने अपलोड किया उसके बाद मैं दूसरी वीडियो बनाना चाहता था और उसको जब मैं बनाने लगा तो मेरा माइंड टोटली ब्लैंक हो गया। यानी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ, किस टॉपिक पर बनाऊँ। और टॉपिक आ भी रहा था तो माइंड में ऐसे लग रहा था कि क्या बोलूँ इस पर मैं। ऐसा लग रहा था कि एक बार को मैं अपनी टीचिंग्स भूल गया। तो फिर मैं समझ गया कि नहीं, अब मुझे ब्रेक की ज़रूरत है और मुझे ब्रेक लेना चाहिए। तो फिर उस वीडियो को मैंने शेड्यूल करके और उसके बाद मैं अपना पुरी के लिए निकल गया। और ये मेरी लाइफ़ का फर्स्ट ट्रिप था, क्योंकि इससे पहले मैं कभी भी अकेले बाहर नहीं गया। यानी एक बार मैं कोलकाता गया था अपने फ्रेंड के साथ, लेकिन वो भी कोई काम था उसे इसलिए गया था। ऐसे घूमने कभी नहीं गया, क्योंकि इससे पहले तक मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो मैं पिछले साल से ही काफ़ी ज़्यादा प्लान्स बना रहा था। कभी सोचता था लोनावला जाऊँगा, फिर सोचता था गोवा जाऊँगा, कहीं नहीं जा पा रहा था, हर एक चीज़ कैंसल हो जा रही थी। क्योंकि उस वक़्त मनी को लेकर काफ़ी रेज़िस्टेंस थी, जो कि अब क्लियर हो गई। और उसके बाद मैंने ये डिसीज़न ले लिया था कि अब की बार कुछ भी हो जाए, मैं पुरी जाकर ही रहूँगा। और जैसा आपको बताया मैंने कि ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा रेज़िस्टेंस में था, लेकिन क्योंकि मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैं किसी भी हाल में पुरी जाकर ही रहूँगा, तो मैं गया। क्योंकि जब मैं यहाँ से निकलने वाला था अपने घर से पुरी के लिए, तो उस वक़्त बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी थी। मैं अपने घर से भी भीगता हुआ स्टेशन में गया, वहाँ से भीगता ही हुआ पुरी पहुँचा और पुरी में ही भीगता हुआ भी होटल तक पहुँचा। और जब मैं घूमने निकला तब भी भीगता ही हुआ निकला, क्योंकि पुरी में भी काफ़ी बारिश हो रही थी और बारिश भी तब हो रही थी जब मैं होटल से बाहर निकल रहा था। जब बीच में जाता था, बारिश हो जाती थी। लेकिन फिर भी मैं अपनी ट्रिप को एन्जॉय बहुत कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि यूनिवर्स बारिश के थ्रू मुझे इस चीज़ का इंडिकेशन दे रहा है कि तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत रेजिस्टेंस है जिसे तुम्हें निकालना है। क्योंकि पहले दिन जब मैं गया था पुरी, तो पहले दिन बहुत ज़्यादा भीगा था। 19 तारीख की बात है। और उस दिन ज़्यादा टाइम मैंने होटल पर सोकर ही गुजारा था और जब भी बीच को निकल रहा था, उसी वक़्त बारिश हो जा रही थी। फिर 20 तारीख को हमारा बस टूर था, जहाँ पर हमें भुवनेश्वर भी जाना था टेम्पल्स देखने। तो सुबह-सुबह 6 बजे उठकर तैयार हुआ था नहाकर, और मौसम ठीक-ठाक था। रात को बारिश हुई थी लेकिन सुबह मौसम क्लियर था। लेकिन जैसे मैं होटल से बाहर निकला, तो वापस से बारिश होने लगी। फिर जिनसे हमने टूर के लिए अपनी बस बुक करवाई थी, उनको हमने कॉल किया तो उन्होंने हमारे लिए ऑटो भेजा। और उस ऑटो से फिर हम अपनी डेस्टिनेशन पर गए जहाँ पर हमारी बस थी। फिर वहाँ से जब हमारी ट्रिप शुरू हुई, तो उस वक़्त तक भी रेज़िस्टेंस काफ़ी था और बस को भी चलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और पैसेंजर्स भी एक-दूसरे से बहस कर रहे थे। एक-दूसरे से, यानी जो कंडक्टर थे बस के या जो गाइड थे उनसे। लेकिन उस दिन हमें जाना था कोणार्क टेम्पल, लिंगेश्वर टेम्पल, धौली, उदयगिरी, कांदीगिरी। और मुझे ये बिलीव था कि जैसे ही मैं टेम्पल के अंदर घुसूँगा, मेरी रेज़िस्टेंस बाहर आ जाएगी। तो जब हम वहाँ से निकले तो सबसे पहले हम चंद्रभागा पहुँचे और चंद्रभागा का बीच मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा था। पर वहाँ पर हमें रुकना नहीं था, वहाँ पर सिर्फ़ 10 मिनट के लिए बस रुकने वाली थी और वो कोणार्क टेम्पल के पास था और हम जा भी कोणार्क टेम्पल ही रहे थे। और फिर हम कोणार्क टेम्पल गए और वहाँ पर जाने से पहले हमने एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर दिया फूड के लिए और उसके बाद हम कोणार्क टेम्पल से आकर वहीं पर खाना खाने वाले थे। फिर हम जब कोणार्क टेम्पल में गए, तो इमीडिएटली बारिश खत्म हो गई टोटली और थोड़ी-थोड़ी धूप आने लगी और मुझे समझ आने लगा कि हाँ, मेरी रेज़िस्टेंस रिलीज़ हो रही है। और जब मैं सुबह बस में बैठा था, तो मैं पूरे रास्ते भर सोता ही हुआ आया था। बस चंद्रभागा के पास आकर मेरी नींद हल्की टूटी थी और उस वक़्त तक मैं उतना अच्छा फ़ील भी नहीं कर रहा था, इसलिए मैं सोना प्रेफ़र कर रहा था। लेकिन जब मैं सन टेम्पल के अंदर घुसा कोणार्क मंदिर के, तो नींद भी अचानक से गायब हो गई। फिर उसके बाद जब हम वहाँ से घूम कर आए, तो एक ही टाइम पर हमें खाना खाना था और पूरे दिन उसके बाद हमें घूमना था। तो जब खाना खाने आए, उस वक़्त हम सभी पैसेंजर्स, मतलब जो भी हमारी बस में थे, वो सारे लोग उसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तब हमारी एक-दूसरे से बात हुई, क्योंकि जब हम सुबह बस में बैठे थे, तो सबसे पहले हम ही आए थे और हमने एकदम एंड पर बैठे थे, जहाँ पर सबसे लास्ट सीट होती है, वहाँ पर हम बैठे थे। तो हमने किसी भी पैसेंजर को अच्छे से नहीं देखा था। तो वहाँ पर जब हम रेस्टोरेंट में उतरे, तो वहाँ पर एक अंकल को हमने देखा, वो डिट्टो एकदम शक्ति कपूर की तरह दिख रहे थे। जैसा शक्ति कपूर का लुक होता है दे दनादन मूवी में, एग्ज़ैक्टली वैसे ही दिख रहे थे वो। वो चुपचाप से एक कोना पकड़ के बैठे हुए थे, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे थे। 1-2 लोग उनके अगल-बगल बैठे हुए थे और हमें तब तक ये बात नहीं पता थी कि वो अंकल फ़ॉरेनर हैं। क्योंकि दिखने में शक्ति कपूर जैसे दिख रहे थे, तो मुझे लगा कि इंडियन ही होंगे। तो हम उसी तरह की मूवीज़ की बात करते हुए बस में जा रहे थे। तो एकदम सीन उस तरह का था, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी जर्नी बॉम्बे टू गोवा, उसी तरह की फीलिंग आ रही थी। बस में इतने सारे पैसेंजर्स थे, हम जा रहे थे सभी। और उस वक़्त तक मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका था। मैं
धीरे-धीरे करके वापस से एन्जॉय कर रहा था जर्नी को। और जब हम कोणार्क टेम्पल से निकले फिर उसके बाद हम धौली गए। धौली में एक मंदिर था बुद्ध भगवान जी का। तो धौली जाने पर हम एक बस स्टैंड में नीचे रुके थे जहाँ से गवर्नमेंट बस हमें ऊपर लेकर जाती है। क्योंकि वो रास्ता बहुत ज़्यादा घुमावदार है और वहाँ पर लंबी बस से नहीं जाती। तो उस वक़्त शक्ति अंकल हमारे पास आए, जो फ़ॉरेनर थे और तब तक मुझे इंडियन लग रहे थे और मुझे घूरे जा रहे थे। और मैं वो हाजमोला की गोली खा रहा था जो छोटी कैंडी होती है और उसको खाने से कैसे एक्सप्रेशन बनते हैं वो आप जानते हो। तो वो मैं खा रहा था तो उसी तरह के मेरे एक्सप्रेशन हो रहे थे। तो वो देख के हँस रहे थे। फिर वो हमारे पास आए और हमसे बात की। तब उन्होंने इंग्लिश में बोला तब हमें समझ में आया कि वो अंकल फ़ॉरेनर है। क्योंकि गाइड को वो फ़ॉलो नहीं कर पा रहे थे, उनकी हिंदी उन्हें नहीं समझ आ रही थी और गाइड को उनकी इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी। और हम पूरे रास्ते उनके बारे में यही बोलते आ रहे थे कि वो डिट्टो शक्ति कपूर की तरह दिख रहे हैं। उनसे हमें जाकर बात करनी चाहिए। हमारा माइंड ये सोच भी रहा था कि हम जाकर बोलें कि आप शक्ति कपूर जैसे दिखते हो। पर अगर शक्ति कपूर को एज़ एन एक्टर देखो तो वो इस तरह के कैरेक्टर हैं और जैसा मूवीज़ में उनका रोल रहता है, तो मुझे ये सोचकर लग रहा था कि कहीं सामने वाला पर्सन बुरा ना मान जाए। और उस वक़्त तक मुझे ये नहीं पता था कि वो फ़ॉरेनर है। और उस वक़्त मैंने भी हैट लगाई हुई थी, जो मैंने पुरी से ही खरीदी थी। तो वो अंकल जब आए जो शक्ति कपूर की तरह दिख रहे थे, उन्होंने आकर मुझे कॉम्प्लीमेंट किया और मुझे कहा, "यू लुक लाइक अ बॉलीवुड एक्टर।" और वो हाजमोला वाली जो सीन हुई थी, वो बस की पार्किंग में हुई थी। और ये जब हम ऊपर गए धौली के टेम्पल पर, वहाँ पर उन्होंने मुझे ये बात कही। फिर हमने उनको कहा कि यू ऑल्सो लुक लाइक अ बॉलीवुड एक्टर, हिज नेम इज़ शक्ति कपूर। और जैसा कि एक इंडियन होने के नाते हम सभी किसी फॉरेनर से मिलते हैं, तो हमारा एक्सेंट पता नहीं क्यों लेकिन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो जैसे उन्होंने मुझे कहा कि यू लुक लाइक अ बॉलीवुड एक्टर, तो मेरा एक्सेंट भी सामने से उसी तरह का हो गया और मैंने उनसे कहा यू ऑल्सो लुक लाइक अ बॉलीवुड एक्टर, हिज नेम इज़ शक्ति कपूर। फिर उन्होंने भी सामने से कहा, ओह मैनी पीपल हैव टोल्ड मी दैट आई लुक लाइक अ शक्ति कपूर, कैन यू शो मी हु इज़ ही? फिर उन्होंने इस तरह से इंग्लिश में पूछा कि वो है कौन, मुझे उनकी फ़ोटो दिखाओ। फिर हमने उनको शक्ति कपूर की फ़ोटो निकाल के दिखाई, तो उन्हें भी एग्ज़ैक्टली वो वैसे ही लगे और बहुत खुश हुए वो। और मेरा एक्सेंट सुनकर उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एक तरह से उनको लगा कि मैं उनकी लैंग्वेज अच्छे से समझ पा रहा हूँ बाकी लोगों के कंपैरेटिवली। और फिर जब हम धौली के टेम्पल में गए, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई थी। एक बार को अगर आप देखो तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बारिश हुई होगी। और फिर मैं समझा इस बात को कि मेरी रेज़िस्टेंस और ज़्यादा क्लियर हो गई। क्योंकि बारिश की वजह से मैं बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस क्रिएट कर रहा था और उस वक़्त बारिश पूरी तरह से रुक चुकी थी। और वो शक्ति अंकल हमारे फ्रेंड की तरह हो गए और हमारे साथ खूब सेल्फ़ीज़ भी खींची उन्होंने। ऑब्वियसली मैं आपको वो सेल्फ़ीज़ इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं ली और मैं उनको पर्सनली नहीं जानता। पर मैंने कुछ फ़ोटोज़ मेरे व्हाट्सएप पर शेयर की थी, तो जिन्होंने देखी होगी उन्हें पता होगा कि कौन है शक्ति अंकल। और उसके बाद तो हमारी ट्रिप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई, क्योंकि उसके बाद हमें जाना था लिंगेश्वर टेम्पल और इतने पुराने टेम्पल में और इतने बड़े टेम्पल में मैं इससे पहले कभी भी नहीं गया था। और जब लिंगेश्वर टेम्पल में मैं घुसा तो वो अंदर से इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि रेजिस्टेंस कहाँ गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने इतना ज़्यादा एंजॉय किया उस दिन को और जितना अच्छा मैं नॉर्मली फील करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा अच्छा फील किया, क्योंकि टेम्पल्स के अंदर की वाइब्स ही वैसी होती हैं कि वो आपको एकदम एनर्जी से भरपूर कर देती है। फिर उस दिन हमारी जब ट्रिप खत्म हुई तो हम खांदीगिरी और उदयगिरी होते हुए वापस से आ गए पुरी। और रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो हमें जगन्नाथ टेम्पल भी जाना था, लेकिन हम रात को नहीं गए। फिर अगले दिन हम जगन्नाथ टेम्पल गए, वहाँ भी दर्शन किया और वहाँ भी बहुत अच्छा फ़ील किया। और जब मैं वहाँ से निकला तो ऐसा लग रहा था कि मैं गया डिफरेंट पर्सन था, आया डिफरेंट पर्सन हूँ। और ऐसा कहा जाता है कि अगर जगन्नाथ जी आपको बुलाते हैं तो ही आप पुरी जा पाते हो या फिर जगन्नाथ टेम्पल के अंदर जा पाते हो। जगन्नाथ जी की मर्जी के बिना आप नहीं जा सकते। तो इस बात की मुझे और भी ज़्यादा खुशी थी कि मेरी लाइफ की पहली ट्रिप है और पहली ही ट्रिप पर मुझे जगन्नाथ जी ने बुलाया है। और जब हम दर्शन करने गए थे जगन्नाथ टेम्पल में तो वहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और भीड़ देखकर लग रहा था कि हमें 1 डेढ़ घंटे तो ज़रूर लग जाएंगे मंदिर के अंदर भी जाने में। पर इतनी भीड़ होने के बावजूद भी 15 से 20 मिनट लगे होंगे हमें मंदिर के अंदर इंटर करने में। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पर कैमरास अलाउड नहीं होते और मुझे पर्सनली फ़ोटोज़ क्लिक करना उतना नहीं पसंद टेम्पल्स में, क्योंकि मैं फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा तो मंदिर कैसे घूमूंगा या फिर जहाँ भी मैं घूमने जा रहा हूँ वहाँ भी कैसे घूमूंगा अगर मैं फ़ोटोज़ ही क्लिक करता रहूँगा। तो फ़ोटोज़ का सारा काम मैंने अपने फ्रेंड को दिया हुआ था और कहा था कि जहाँ जहाँ तो अलाउ नहीं है फ़ोटोज़ खींचना वहाँ तो हम नहीं क्लिक करेंगे, लेकिन जहाँ क्लिक करनी होगी फ़ोटोज़ तो पहले हम उस जगह में घूम लेंगे और उसके बाद ही फ़ोटोज़ को क्लिक करेंगे। तो जितनी भी फ़ोटोज़ आपने देखी होंगी वो सारे टेम्पल्स की, सारी जगहों की, वो सारी मेरे फ्रेंड्स ने खींची है।
और मेरी फ़ोटोज़ इसीलिए इतनी कम रहती है क्योंकि मैं क्लिक ही नहीं करता। अगर आपने मेरी फ़ोटोज़ देखी होंगी तो सारी देखी होंगी कि मेरा फ्रेंड ही खींच रहा है, क्योंकि जो आपकी आँखें देख सकती हैं, वो कैमरा कभी रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता। और जब हम कैमरे से खींचने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को, तो कहीं न कहीं हम रेज़िस्टेंस क्रिएट कर देते हैं क्योंकि उस जगह के एन्जॉयमेंट को हम ले नहीं पाते, उसकी वाइब्स को हम फ़ील नहीं कर पाते। बस हमें ये लगता है कि हमारा सोशल मीडिया हैंडल बोरिंग हो जाएगा अगर हम अच्छी फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करेंगे तो। तो फ़ोटोज़ तो आपको ज़रूर क्लिक करनी चाहिए, लेकिन आपको मोमेंट को ज़्यादा एन्जॉय करना चाहिए। क्योंकि फ़ोटोज़ आपको इंटरनेट पर बहुत मिल जाएँगी, लेकिन जो वाइब आप फ़ील करते हो टेम्पल्स के अंदर या किसी भी नई जगह पर आप जाते हो, तो उस जगह की जो वाइब को आप फ़ील करते हो, वो फ़ीलिंग आपको तभी अच्छे से आ सकती है जब आप कैमराज़ से थोड़ा दूर रहो और मोमेंट को एन्जॉय करो। क्योंकि जैसा कहते हैं, फीलिंग इज़ द सीक्रेट, और मैं ये कहता हूँ कि इम्प्रूव्ड फीलिंग इज़ द सीक्रेट, जो कि अब्राहम भी कहती है कि आप जैसा अभी फ़ील कर रहे हो, इससे थोड़ा-सा बेहतर फ़ील करने की आप कोशिश करते हो और थोड़ा भी बेहतर फ़ील करते हो, तो आप अलाइनमेंट में एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो और यहाँ पर नेचुरली मैनिफेस्टेशन होने लगती है। और जब इतना मैं घूमा, इतना घूमने के बाद बस मैं शाम को बस यही कह रहा था कि अब जितनी बारिश होनी है हो ले, मैं भीगने के लिए भी तैयार हूँ। और उसके बाद शाम में हम सी बीच पर भीगे भी और उसके बाद हमने टाइम पर अपनी ट्रेन पकड़ी और टाइम पर घर भी पहुँच गए। और इसीलिए मैं अभी ये वीडियो बना पा रहा हूँ। और आज के दिन मैं ये वीडियो बनाने के बाद थोड़ा रेस्ट करूँगा और अगले दिन से या फिर आज ही जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सारे मैसेजेस को एक-एक करके देखूँगा। और वो स्टेटमेंट भी मैंने चेंज कर ली कि जैसा मैं पहले कहा था कि मेरे पास इतने ऑर्डर्स होंगे फ्यूचर में कि मैं देख नहीं पाऊँगा, तो उस स्टेटमेंट को मैंने चेंज किया कि मैं उतने ही ऑर्डर्स लूँगा जितने मैं ले पाऊँगा, जिससे मैं ईज़िली सबसे बात भी कर पाऊँ और मेरी तबीयत भी ठीक रहे और दोबारा से ये रेज़िस्टेंस वाली गलती ना करूँ। और नेक्स्ट मंथ मेरा फ्रेंड मुझे जॉइन कर ही रहा है मेरे मैनेजर के रूप में, तो फिर ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। और इसमें से अगर आप देखो तो मैं ईज़िली इस कॉन्ट्रास्ट में से बिना किसी टेक्नीक के बाहर आया। मैंने बस अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करने की कोशिश की, उस मोमेंट को एन्जॉय करने की कोशिश की और इससे भी मेरी अलाइनमेंट का पता चलता है कि जब वो शक्ति अंकल को मैं देख रहा था और अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था कि अंकल पूरे दे दनादन वाले शक्ति कपूर लग रहे हैं। तो हम सोच रहे थे कि हम उन्हें जाकर बोले कि आप एक बॉलीवुड एक्टर की तरह लगते हो। तो हम कहीं न कहीं हिचकिचा रहे थे, लेकिन उन्होंने आकर खुद मुझसे कह दिया कि आप बॉलीवुड एक्टर की तरह दिख रहे हो। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं उनको किस बॉलीवुड एक्टर की तरह दिखा। मुझे ये लगता है कि किसी न किसी तरीके से यूनिवर्स को कन्वर्सेशन ये वाली पूरी करानी थी, इसलिए उन्होंने उनको ये चीज़ कही कि तुम जाकर उससे कहो कि तुम बॉलीवुड एक्टर लगते हो, ताकि वो तुम्हें बता सके कि आप शक्ति कपूर लगते हो। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।